चाहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर ले लो, ये घर बर्बाद होकर रहेगा। जिंदा हूं इसलिए कुड़ के जी रहा हूं, इससे अच्छा था कि मर जाता। आंखें हैं इसलिए देख रहा हूं, या तो भगवान मेरी आंखें छीन लेता। अरे क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए मैंने, अपनी शरीर अपनी हड्डियां गला दी। बाबूजी मरे तो 50,000 का कर्जा छोड़ गए थे। ये बात आज से 35-40 साल पुरानी है। उस जमाने के 50,000 मतलब आजकल के 5-7 लाख रुपए। पर साहब एक एक पैसा मैंने चुकाया, माँ के गिरवी रखे गहनों को छुड़ाया। जवान बहन थी, उसकी शादी की। हाँ, मानता हूँ कि लड़का बहुत अच्छा नहीं था, बिजली विभाग में मीटर रीडर था, लेकिन हमारी स्थिति भी कौन सा अच्छा थी। लेकिन आज देखो एकदम फूल कर कुप्पा हो गई है, सिठानी लगती है। 2 बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। 24 घंटे की बिजली है घर में। सर्दियों में हीटर जलता है तीनों कमरों में, और गर्मियों में 24 घंटे कूलर चलता रहता है। सरकारी विभाग है, तनख्वाह के अलावा ऊपर से भी कुछ बन जाता है। आज 2-2 गाड़ियां हैं घर में, एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल। जब शादी हुई थी तो साइकिल भी नहीं थी इसके पास, आज अपना घर है। इसीलिए कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अपनी स्थिति तो ऐसी रही। बाबूजी के मरने के बाद 10 साल बाद माँ का देहांत भी हो गया। लेकिन साहब माँ जितना भी हमारे साथ रही ना, सेवा में कोई कमी नहीं की मैंने। 1.5 सेर दूध बांध रखा था और साल भर में एक कॉटन की धोती। 5-10 साल में अपने बड़े भाई के पास गई होगी तो गई होगी, नहीं तो हमारे साथ ही रही। जब जब बीमार पड़ी तो हमेशा इलाज कराया। ये होम्योपैथी या चूरन की गोलियां नहीं दी मैंने, एलोपैथी से इलाज किया हमेशा। 1,500 रुपए खर्च हो गए थे ऑपरेशन में। बोतलों खून चढ़ा, ग्लूकोज दवाइयां। और साहब बीवी के गहने गिरवी रख दिए थे मैंने अपने, लेकिन माँ का पूरा इलाज कराया। ऑपरेशन का खर्चा जो हुआ था पूरा का पूरा निभाया। लेकिन कैंसर का इलाज तो आज भी संभव नहीं है, तो उस जमाने में क्या होता। फिर भी जब गई तो लोगों ने कहा कि चलो कर दो, निपटा दो। हरिद्वार ले गया, 50 लोग साथ गए थे। साथ में जब लौटे तो खाना पीना अलग से खिलाया। उसके अलावा चौथा 13वीं बरसी तक की ब्राह्मणों को भोज कराया। 50-100 लोग से कम क्या लोगों ने खाया होगा उस समय। बड़े भाई तो आए थे, पहले भी आए थे, रस्म अदायगी कर गए। मेरे से जोड़ी तो तनख्वाह है इनकी, लेकिन कभी इन्होंने साथ नहीं निभाया मेरा। शादी के बाद 6 महीने में घर छोड़कर चले गए। बाबूजी ने एक शब्द नहीं कहा। माँ थोड़ा रोई थी जाने के बाद, तो माँ को डांटा, क्यों रोती है इसके लिए? जिस साले को अपने घर की परवाह नहीं है, जो हमारी परवाह नहीं कर रहा, उसके लिए क्यों रो रही है? जाने दे से। बाबूजी ने जितना दहेज मिला था सारा बंधवा दिया।
एक एक सामान गिना के दिया था इसे। और साहब बाबूजी की तारीफ करूंगा, वो दिन है आज का दिन है, एक शब्द नहीं बोला इसके लिए। और ये महाशय भी कभी पलटे नहीं। बाबूजी की नौकरी क्या थी, रेलवे में खलासी थे, तो घर के अल्ले तलल्ले हुए रहते थे। जैसे तैसे हमारा महीना बीतता था। मैं खुद एमए में पढ़ता था तो ट्यूशन कर करके मैंने घर चलाया। जब बाबूजी रिटायर हुए तो उसके बाद भी राशन की दुकान में मुनीम का काम करने लगे। मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता था, 4-4, 5-5 ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटता था। कमर टूट जाती, आके सीधे बिस्तर पर जाकर सीधे सो जाता था। खैर जवानी तो जैसे तैसे बीती हमारी। बाबूजी जब रिटायर हुए तो आधी पेंशन, उसमें क्या घर चलता। खुद वो राशन की दुकान में मुनी और मैं ट्यूशन करने लगा। साहब जवानी तो जवानी, मेरा बचपन भी कोई ऐसे नहीं था कि कोई राजकुमारों की तरह बीता हो। एक पैजामा पहन के पूरा साल बीत जाता था। गरम पैंट तो मैंने 12वीं में पहली बार पहनी थी, और कोट पहली बार कॉलेज में जब कन्वोकेशन में गया था। बचपन मेरा उसी पैजामे में बीत गया। पाठशाला में जाते थे, वहीं टाट पट्टी में बैठते थे। याद है मुझे, वो बगल में तख्ती होती थी, हाथ में गुदर का होता था। चले जा रहे हैं साहब, कॉलेज गए तो पहली बार एक गरम पैंट पहनी मैंने, मुझे याद है। एक कन्वोकेशन में एक कोट पहली बार सिलवा के दिया था, और वो कोई 15 पैसे की घटिया सी टाई थी, ऐसे लटका के चला गया। बांधनी तो आती नहीं थी, किसी दोस्त ने बांध दी थी। ट्यूशन पढ़ाते हुए इतना थक जाता था, घर आकर बेहोश हो जाता था। माँ ने कहा कि अरे हालत देखो इसकी, साइकिल के लिए बोला था तो साइकिल कहाँ से आती, घर की स्थिति ठीक नहीं। पर जब उन्होंने मुझे देखा कि आकर गिर पड़ता है, तो तब जाकर कहीं नीलामी से कोई सेकंड हैंड साइकिल उठाए लिया। जेब खर्चा तो मैंने कभी नहीं जाना। 5-10 पैसे तब मिलने शुरू हुए कि कभी साइकिल पंचर हो जाए तो ठीक हो जाए। अचानक से बाबूजी के सीने में दर्द हुआ और शाम तक बाबूजी चल गए। लेकिन यकीन मानिए साहब, बच्चों के लिए मैंने कभी कमी नहीं की अपने। ये तो छोटा सा था, 2.5-3 साल का। दूध, घी, ब्रेड, बटर, जैम, अरे बेटा जैसे चाहता है वैसे खा। इसने बोला नाच के खा, नाच के खिलाया। इसने कहा घोड़ा बनो तो घोड़ा बन के खिलाया। 4 साल का था ये। कहने लगा वो फौजी वाला ड्रेस चाहिए, जिसमें वो सितारे लगे होते हैं, बंदूक अलग से होती है। दिलवाया साहब, 150 रुपए का था, दिलवाया। कोई जीवन में कोई इच्छा न रह जाए बाकी। चौथे दिन खोज लाया, इसकी माँ ने तो मारा। मैंने कहा जाने दे, बच्चा है क्या समझेगा। खैर पाँव रखते ही सवारी आ गई, और रुपया पहचानते ही साहब जेब खर्चा देना शुरू कर दिया था मैंने। उसके बाद स्कूल में जाने में साइकिल अलग से दी। अब जब थोड़ा बड़े हुए तो कहने लगे स्कूटर चाहिए। अरे साहब 2-3 साल तो इस साइकिल को चला लो। नहीं नहीं, आप साइकिल से नहीं जाएंगे, थकान होती है, फिर साथ में ट्यूशन भी जाना पड़ता है। कमाल है साहब, स्कूटर दिलवाया नवीं क्लास में। 2 साल चलाने के बाद अब कहने लगा बाइक चाहिए। अबे स्कूटर चल तो रहा है, क्या दिक्कत है, वो भी तो साला ब्लैक में लिया था। नहीं नहीं, अब बाइक चाहिए। अरे मन तो हुआ झापड़ मार कर। जवान लड़का है, क्या करता, ले ले साहब, ले ले भाई, तेरा ही तो कर्जा चुकाना है। तो बाइक भी दिलवाई। अब कुछ नहीं बोला जाता साहब, बड़े हो गए। बड़े हुए तो उम्र आई तो शादी भी करवाई। अब खुद के एक बच्चा भी है, लेकिन हालत आज भी वही है। घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं।
सुबह उठेंगे और सीधे आते ही बाथरूम में चले जाते। बाथरूम से निकले तो वहीं अपना शीशा कंघी नहा धो के सीधे टेबल पर नाश्ते में बैठ जाते। पिताजी, माताजी, खाना में चाबी साहब, जूते लाइए। मेरी चाबी तो जेब में ही है। अरे भाई रुक जा भाई, घोड़ा भी खाकर जुगाली करता है, प्यार से खा लो, बैठ के क्या दिक्कत हो रही है? सारा ऑफिस ना हो गया, होटल हो गया। किस बात की जल्दी है? ऑफिस ही तो है, कहीं भागा थोड़ी जा रहा। प्यार से खाओ, पर तसल्ली नहीं है, जल्दबाजी, हमेशा जल्दबाजी। अच्छा, ऑफिस से आने के बाद 10 बजे घर आते हैं साहब। अरे कितनी बार कहा है, ऑफिस से एक बार घर आ जाओ भाई, कहीं जाना है तो घर से चले जाओ। 10 बजे घर आएंगे रात को। पिताजी, गेट तो खोल दो। पिताजी, गेट तो खोल देते। क्या मैं तुम्हारी क्या चौकीदारी के लिए बैठा हूँ क्या मैं? तुम आके अपने बाइक खड़ी करके गेट नहीं खोल सकते? पिताजी, ऑफिस से सीधा आता हूँ, थका हुआ आता हूँ, गेट खुला होगा तो सीधा पार्किंग अरे में। यार, मैं ऊपर से निकल के तुम्हारा दरवाजा खोल जाऊंगा, तुमने क्या बना दिया मुझे? तुमसे अपना दरवाजा नहीं खुलता क्या? कोई काम नहीं करते? इतना काम तो, इतनी जिम्मेदारी तो ले लो भाई मेरे पास। तुमने तो फर्नीचर बना के रखा मुझे घर में। रिटायर हो गया तो क्या हुआ, कुछ तो काम करो। इधर आओ, ये दिख रहा है 6 महीने हो गए, तब से कह रहा हूं कि पलस्तर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये छत टूट जाए, गिर जाएगी एक दिन। थोड़ा सा था, याद देखो कितना बढ़ गए। तुमसे इतना नहीं होता कि मिस्त्री ले आओ, आधा कट्टा सीमेंट ले आओ, 1 कट्टा रेता में काम हो जाएगा। ये छत गिर जाएगी, बता रहा हूं मैं किसी दिन। दिखाई दे रहा है? ऐसे ही 50 काम है। थोड़ी जिम्मेदारी लो भाई। हो गया? कितनी बार कहा है, ये मैदे की रोटी मुझसे नहीं खाई जाती भाई, हाथों में चिपकती है। जरा जाके गेहूं ले आओ, पिसवा दो। नहीं साहब, कट्टा उठा के ले आएंगे 10 किलो का। शक्ति भोग, कौन भोगे उसे साले को? इतनी बार कहा है, ये जो सब्जी होती है, ये ठेला लेके बाजार जाओ और वहां से ताजी सब्जी ले आओ। ये जो ठेले वाला घूमता रहता है, ताजी सब्जियां थोड़ी देता। लेकिन नहीं, हर चीज तुमको मुंह पे चाहिए। पिछली बार क्या हुआ, सिनेमा देखने चले गए, घर में कूलर खुला छोड़ दे, सारा पानी वहां तैरता रहा। पूछो तो जवाब देखो, बाहर से आता हूं, गर्मी बहुत लगती है, इसलिए पहली चला के रखता हूं। अरे 4 घंटा सिनेमा देखने जा रहे हो, वापस लौटोगे तुम्हें कूलर चलता हुआ चाहिए, मतलब तर्क देखो इनके। गजब आदमी है। 1200 रुपए कमा देते हैं राशन के। 1200 रुपए में घर चलता है क्या? घर की तरफ कोई ध्यान नहीं है। घर बना के दिया मैंने, नौकरी कर रहा था, उसके बाद भी आता था, सीमेंट सरिया बालू मेरा शरीर निचुड़ गया। पर महाशय कभी एक दिन नहीं आए, पैंट की क्रीज खराब ना हो जाएगी। बड़े हो गए तो साहब कहने लगे कि कमरा चाहिए। लो भैया, तुम्हारे लिए तो मकान बनवाया, तो मकान में कमरा अलग से करके दिया। बच्चा पूछता है पापा कहाँ है? साला ऑफिस ना हो गया, जेल हो गई है, बेल पे छूटे में। अरे बड़े हो गए तो ध्यान दो। टंकी लीक करती नहीं, किसी प्लम्बर को तो बुला दो भाई, है? तो जहां टॉयलेट करते हैं वहीं के ऊपर सर पे टपकती है। अरे छोटी छोटी चीजें मैं देखूं क्या? घर रह रहे हो तो इतनी जिम्मेदारी तो ले सकते हो घर की। पिछली बार 17,000 बिजली का बिल आया, वो जेई के चक्कर काट काट के मेरी जान निकल गई, तब जाके उसको रेगुलर कराया। कोई मजाल नहीं कि वहां जाके देख ले कि
वो बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? एक तो जब से ये स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए पता नहीं चलता बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। तो जाओ मिलान कराओ, रीडिंग देखो कितनी रीडिंग थी। आप खाली बैठे रहते हैं, आप चल जाइए, आप खाली बैठे रहते हैं। अरे खाली तुम्हारे काम के लिए रहता हूँ क्या मैं? मेरी तो अपनी जिंदगी है, मुझे भी तो जाना है कहीं, मुझे भी तो समय काटना है, मेरे जीवन में भी तो कुछ मनोरंजन होगा। या साला मैं यही करने के लिए पैदा हुआ था? इतनी बार का एक प्लम्बर चाहिए, ले आओ उसे। खैर ऐसा है, अपनी तो कटनी थी, कट गई। आगे भी साल 2 साल 5 साल जितने बचे मेरे जीवन के बीत जाएंगे। संभाल तो संभालो, नहीं तो मेरी भाड़ में जाओ मेरी मदद से। पिताजी वाकई सठिया गए। रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक तो ठीक रहे, लेकिन उसके बाद दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं। कभी उसको डांटते रहते हैं तो कभी बेटी को डांटते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा नाराज तो मुझी से रहते हैं। शायद ही मेरी कोई बात पसंद हो, लेकिन आज तक मैंने पलट कर किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, चाहे कितनी भी बुरी लगे। सबसे बड़ी शिकायत तो ये है कि दफ्तर से सीधा घर क्यों नहीं आते। अरे भाई, कहते हैं कि रात में आए दिन एक्सीडेंट और हादसे होते रहते हैं। अब इन्हें कौन बताए कि रात को देरी से आता हूँ तो ट्रैफिक की संभावना भी तो कम हो जाती है, रात में इतना रश ही नहीं होता। और रही लूट मार की बात, तो लूट करने वाला भी सोचेगा कि इतनी रात को बेफिक्री से चला आ रहा है, इसके पास क्या होगा, जाने दो। लेकिन नहीं, जिद है कि घर समय पर आओ। अब समय पर आकर क्या करूं? कि झाड़ सुनूं, आटा पिसाऊं, सब्जी लाऊं, इसी में अपनी सारी जिंदगी बिता दूं। हमारे घर में मिल का पिसा हुआ आटा आता है, ISI ब्रांड। कहते हैं उसके आटे का सत्व पीसने से पहले निकाल लिया जाता है, उसके आटे की रोटी आंतों में चिपक जाती है। अरे भाई, सारी दुनिया वो आटा खा रही है, उनकी आंतों में नहीं चिपकता, इनकी आंतों में चिपक जाता है। ठेले पर से सब्जी ली जाती है, उससे भी इन्हें शिकायत है। कहते हैं ठेले की सब्जी 4 दिन पुरानी होती है। अगर ठेले वाला 4 दिन पुरानी सब्जी बेचने लग जाए तो चल चुका उसका धंधा। और भाई, मैंने तो नहीं देखा कोई खेत में खड़े होकर सामने सब्जी उखड़वा कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, जिद है कि जल्दी आओ। अपना समय खुद भूल गए। जब शर्मा जी के यहाँ पे चेस खेला करते थे, रात के 12-12 बजे तक खेला करते थे। 4 बार बुलाने जाता था तब भी नहीं आते थे, भड़कते थे सो अलग। लेकिन अपना वक्त किसे याद रहता है। माँ तो यहाँ तक बताती थी, एक कोई चोपड़ा साहब थे, पपलू की फ्लश खेला करते थे। वो बार तो महीने की तनख्वाह तक हार गए थे। घर पर पी कर लौटते थे सो अलग, उल्टी करते थे सो अलग। क्या क्या बताऊं उनके बारे में। माँ तो यहाँ तक बताती थी, जब बरेली ट्रांसफर हुआ था, कोई कपूर साहब थे बगल में, LIC एजेंट थे, उनकी बीवी पर फिदा थे। बस सारा दिन वहीं बैठे रहते थे। भाभी जी ये, भाभी जी वो, भाभी जी आपकी चाय के क्या कहना, भाभी जी आपकी हाथों की तली पकौड़ी, वाह। 100 बार हवाला दे चुके हैं कि बचपन में स्कूल से घर पैदल जाया करते थे। जैम जेली कभी नाम ही नहीं सुना था, जीन्स तो कभी पहनी नहीं थी। माँ सुबह, यानी कि मेरी दादी, सूखी रोटी में नमक लगाकर देती थी तो वही खाकर जाते थे। अरे भाई, क्या ताना किसे मार रहे हैं? वो जमाना ही और समय जीन्स थी नहीं तो पहनते कैसे, जैम जेली आती नहीं तो खाते कैसे? अगर उससे भी पहले पैदा होते तो गुरुकुल में शिक्षा होती। यूं हाथ में कमंडल लिए बड़ी सी चुटिया बनाए
लोगों के घर भीख मांगकर 2 वक्त का आटा मिलता तब जाके रोटी खाने को ताले मिलती। यहाँ पे पड़े हैं, इनकी चाबियां कहाँ? अरे पापा जी, बाबा आदम के सब जमाने के ताले हैं, चाबियां कहाँ से 5 मिली? ताले उसमें पड़े हैं। अरे हर चीज खराब करने के लिए होती है। 200 रुपए देके पिछली बार वो चाबी वाला बुलवाया था, सारे ताले चाबी के साथ थे, आज ये ताले इनकी चाबियां खुलवाया। अब आप ही बताइए, इतने पुराने ताले कहाँ से आएंगे? घर पे 2 गेट है और 4 नए ताले ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो पुराने तालों की क्या जरूरत है? तो एक ताला गेट के काम आ जाएगा, क्या बुरा है क्या अगर ताला रात में लग जाए? 2 दरवाजे 4 ताले पिताजी। पिछली बार जाके सो गए थे, वो दरवाजा खुला रहा रात भर, ठीक है ना? तो गनीमत है कोई आके तुम्हें बेहोश करके सब कुछ ले नहीं गया। लग जाएगा रात में तो क्या बुरा है? सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने ये की कि मकान बनवा दिया। मकान बनवा दिया तो अच्छा किया, लेकिन 100 बार दोहराते रहते हैं कि मकान बनवा दिया। मेरा ख्याल है शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया होगा ना तो इतनी बार नहीं दोहराया होगा, लेकिन अगर इस बात को कहने से इन्हें खुशी मिलती है तो ठीक है, दोहराए। क्या छेद कितना बड़ा हो गया? कितनी बार कह रहा हूँ इसको सही करवा दो, ये सही कराए, छत गिर जाएगी। तुम्हें दिख नहीं रहा ये छेद कितना बड़ा है? 6 महीने पहले तुमसे कहा था, तुमसे इतना नहीं हुआ था एक मिस्त्री लिया था। देखो ये जाले की वजह से कुछ छेद बड़ा था, आज देखो कितना बड़ा वहां पे गड्ढा हो गया। क्या सरिया दिखेगा तब मुझे सही कराओगे? इधर देखो ऐसे छोटे छोटे छेद देखो कितने सारे। अरे भैया मैंने घर बनवा दिया, रिपेयरिंग तो मांगेगा ना ये देखो ये मकड़ी के जाले तक साफ नहीं कर सकते, कौन चढ़ेगा ऊपर भाई? क्या बताऊं, चलो घर बनवा दिया, अच्छा किया। पिताजी यानी कि दादाजी वो तो घर मकान नहीं बनवा पाए, इन्होंने बनवा दिया, अच्छा किया। लेकिन मैं अगर पलटकर जवाब दे दूं कि मैंने कहा था मकान बनवाने को, तो भड़क उठेंगे। अरे भाई, अगर मुझे जरूरत होगा तो मैं खुद बनवा लूंगा, और अगर नहीं बनवा पाया तो सारी दुनिया के अपने ही मकान में रहती है। चलो मकान बनवा दिया, थोड़ी बहुत हर फूट लगी रहती है क्योंकि सरकारी घर में होती है। हल्का सा प्लास्टर कहीं उखड़ा देखेंगे, शोर मचा देंगे, अभी ठीक कराओ, अभी मिस्त्री बुलाओ। बलाशत जैसे कि सबसे जरूरी काम वही रह गया। मेरा मानना तो यह है कि पुरातत्व विभाग के लोग भी अपनी ऐतिहासिक इमारतों को ठीक कराने में भी इतनी फुर्ती ना दिखाते हो। उनका कहने का मतलब है कि आज मकान में प्लास्टर गिरा है, कल ईंट गिर पड़ेगी, परसों पूरी छत ही गिर पड़ेगी। अरे मकान बनाया है, सीमेंट डाला हुआ है, कम से कम 80 साल चलेगा। और कोई क्या बोलते हैं, मकड़ी के जाले आने से तो बिल्डिंग नहीं गिर पड़ेगी। लेकिन नहीं, जिद है कि फटाफट जाले साफ कराओ। अब बीवी से होता नहीं है, वो सबसे पहले सुबह उठती है, सबका ध्यान रखती है, सबके लिए चाय बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है। अब कितना करे वो, मुझसे तो और कहा नहीं जाता। कहाँ से हो सकता नहीं, घटिया से बीमार रहती है। एक दिन घर में एक चूहिया दिखी, बस फिर क्या, घर सर पे उठा लिया। तुम छोड़ के आए थे उसे, वो वापस घर आ गई। तुमसे कितनी बार कहा है कि उसे 2-3 किलोमीटर दूर छोड़ा करो, घर के नजदीक छोड़ोगे तो दोबारा वापस आ जाएगी। तुमसे इतना तो हो नहीं पाता। गए घर के आगे छोड़, जाके छोड़ वो वापस आ गई। और ये सीन निकली हुई है, मैंने 50 बार का, तेरे ही दोस्त की पैंट फट गई थी यहाँ से बैठने, एक चीज नहीं निकलती तुमसे। ये बेच की चीजें, इनके साथ यही दिक्कत होती है, या तो उसमें कीले हटा के तार बांध दो। आप ही बताइए, जैसी चुहिया दिखी, इनके शोर मचाने के बाद तुरंत भागा मैं चुहिया दानी लेने। 15वें दिन तक घर में पकड़ में नहीं आई, 16वें दिन जाके पकड़ में आई। 4 किलोमीटर दूर बाइक पे छोड़कर आया था मैं चुहिया को, रेलवे स्टेशन के पास। लेकिन 17वें दिन फिर दिख गई। भगवान जाने वही चुहिया थी या कौन थी।
आपने अभी देखा भगत फिर से बिगड़े उठे थे मेरे ऊपर, चुहिया कहाँ से आ गई। तो मैंने कहा यार जहाँ छोड़ा था, अगली बार आपको दिखे तो आप छोड़िएगा। चिपकलियों के पीछे पड़े रहते हैं, सारा दिन चिपकलियां भगाते रहते हैं। अरे भाई साहब, एक बार तो चिपकलियां भगाते भगाते हुसैन साहब की पेंटिंग तोड़ दी। चिपकली तो गई नहीं, शीशा सारा चकनाचूर हो गया। यार चलो मान लिया आपने किसी तरह चिपकलियों को भगा भी लिया, तो झिंगूर का क्या करेंगे? झिंगूर तो अंदर दीवार के अंदर घुसा होता है और पता नहीं कहीं से बोल रहा होता है। अब इन्हें कौन बताए, यूएस के व्हाइट हाउस तक में झिंगूर घुसा हुआ है। वहां की कौन है वो लेडी प्रेजेंट, लेडी बुश, रात को झिंगूर की वजह से सो नहीं पाई। सुबह सारे विभाग के लोगों ने जब सफाई की तब जाके झिंगूर पकड़ में आया 2 घंटे बाद। मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि 100-150 आदमी लगा दूं एक झिंगूर पकड़ने। आजकल से एक नया इरशाद शुरू किया है, एक घर नहीं कबाड़ खाना। अरे सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद ही खुले बैठे कहाँ गया। एक बक्से में ना जाने कौन कौन से नट बोल्ट पेचकस रखे हुए हैं, सारे दुनिया भर का कबाड़ उसमें रखा हुआ है। कहीं रास्ते में जाएंगे, कहीं पे भी कुछ लोहे का नट बोल्ट दिखेगा उसमें डालकर डाल देंगे, कहेंगे कि कभी काम आए। दूसरा एक और बड़ा सा बक्सा बना रखा है, उसमें तरह तरह के पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, आरी, सरिया सब डाल रखा है। कहीं रास्ते में कोई सरिया देखेंगे उठा के डाल देंगे, कहीं आरी छुरी देखेंगे वो उसमें डाल देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले अभी आपने देखा पुराने ताले उठा लाए। उनकी चाबियां कहाँ से आएंगी, पुराने जमाने के ताले हैं, लेकिन वो कहाँ चैन से बैठने वाले। पूरे हफ्ते चाबी खोजो अभियान चला, फिर भी चाबियां नहीं मिली। लेकिन वो कहाँ बैठने वाले थे, वो गए बाजार, चाबियां की तालों की चाबियां बनवाई, तब जाके संतुष्टि मिली। अब हर रोज तालों में तेल डाले फिरते हैं, हर 7वें दिन उन्हें धूप भी दिखाते हैं। जहाँ मौका मिलता है, जहाँ चटकनी देखी तेल डाल, कहाँ कुंडी दिखी तेल डालते फिरते हैं। जो भी घर में आता है या बाहर जाता है उसके कपड़े गंदे होते हैं, गंदे हो जाते हैं, सो अलग। अब इनसे कुछ कहो तो कहेंगे कि सारी चीजें बर्बाद की जा रही हैं और सब अब मैं ये बर्बादी देख नहीं सकता, इसलिए हलाकन हुआ जा रहा। कह रहा मेरे मरने के बाद जैसे रखना हो रखो, अपने साथ तो कुछ लेके जाऊंगा नहीं। तो भाई किसने बोला है हलाकन होने को? जब पता ही है कि अपने साथ कुछ नहीं लेके जाऊंगा तो क्यों हलाकन हुए जा रहे हो? अपना गीता का पाठ करो, भजन कीर्तन करो, लेकिन नहीं, बस सुबह उठेंगे सारे घर में खोजबीन चालू करते रहेंगे। जरा सा कहीं दरवाजा खुला देखेंगे वहीं शोर मचा देंगे कि अभी चोरी हो जाती तो। अभी पिछले महीने की बात है, वसीम साहब के यहाँ चोरी हुई थी। चोर अभी रात के 10 ही बजे होंगे, चोर ट्रक लेकर आए, पूरे रात भर चोरी चलती रही, सामान लगता रहा। सुबह 4 बजे ट्रक स्टार्ट हुआ और चोर ट्रक लेके रफा दफा हुआ। सुबह मरियम आई तो पता चला कि घर पे वसीम साहब रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ढूसा हुआ था। अब बताइए, उनका बस चले तो रोशनदान में भी ना ताला लगा दे। खड़े खड़े बकवास कर रहे हो यहाँ। पिछले कमरे की लाइट जला रखी है, तुम लाइट बंद करने के लिए आ सकते हो? यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो, वो लाइट क्यों चल रही है पीछे? पिछली बार तुम्हें बताया था 17,000 मिलाएगा, मैं जेल की मिन्नतें करता रहा। मैसेज आया तो था मेरे पास कि भाई गलत है, दोबारा भेजेंगे। तो गए थे भाई, लोग खड़े खड़े थक गया मैं वहां जाके। अरे भाई जाना पड़ता है, उनसे बात भी करनी पड़ती है, वो घर नहीं आएंगे वो लोग। तो बताओ तो सही कि 17,000 बिल क्यों भेज दिया भाई तुम लोगों ने? अपनी रीडिंग दिखाओ ने, इसलिए सारे बिल ले जाओ, सारी पेमेंट दिखाओ। लेकिन ऐसे बल्ब जलेंगे तो 17,000 बिल आएगा। पिछली बार कूलर छोड़ गए थे, ठीक है ना, जब तुम सिनेमा देखने गए थे, मैं शाम को लौटा तो सारा पानी पानी भरा होता। या तो वो कमरा खुला छोड़ जाओ। अरे पिताजी, मूवी देखकर आता हूँ तो गर्मी इतनी हो रखी है कि अगर ऑलरेडी चला होगा तो एटलीस्ट गर्मी तो नहीं लगेगी।
ठीक है, समझ गया क्या फर्क है? गर्मी कब हो रही? अब आप ही बताइए, थोड़ी देर आधा घंटा कूलर चलता रहेगा तो क्या दिक्कत है? आजकल कुछ दिनों से एक नई चीज शुरू की है, सुबह उठते ही चिड़िया को खाना खिलाते हैं। सुबह उठते हैं, फ्रिज खोलते हैं, अपना रोटी का डब्बा लेते हैं और पूरे गैलरी लॉन में रोटी बिखेरते फिरते हैं। चलिए ठीक है, कहते हैं कि चिड़िया आएगी खाना खाएगी, चलो भाई, इससे किसको एतराज हो सकता है। लेकिन उसमें भी फजीयत होने लगी है। जब सुबह उठते हैं, जरा सी रोटी फालतू देखेंगे, कहेंगे कि इतनी सारी रोटियां किस लिए बना रखी है? बर्बाद करने के लिए। और अगर चिड़िया के खाने के लिए एक रोटी भी ना बची हो तो कहेंगे, तो शिकायत शुरू कर देंगे कि मेरी चिड़िया के लिए एक रोटी नहीं बचती। मतलब पूछ के नहीं बन सकता खाना? घर वालों से पूछ लो कि कितनी रोटी खाते हैं। हर दिन देखता हूँ रोटियों का चट्टा लगा होता है, पतीले में भात छूटा होता है। तुम्हें इतना नहीं पता कि घर के लोग कितना खाते हैं? हर दिन इतना वेस्ट करोगे क्या? और अगर वो सब खाना मैं जाकर किसी जानवर को खिला देता हूँ तो क्या बुरा किसी के पेट में जा रहा है? तो या तो खिला दो या फिर तय कर लो कि इस घर में इतना खाना बनेगा, पतीला चढ़ा दो खाने का। मतलब आप कुछ भी कीजिए, मैंने तो मील में निकालनी ही है अभी। इसीलिए मैंने अपनी बीवी धर्मपत्नी जी से बोला है कि जब भी रोटियां फालतू बने दूसरे डब्बे में छुपा फ्रिज के लेकिन इनसे कोई चीज कहाँ छुपने वाली थी? सुबह उठते हैं सीआईडी की तरह, बस पूरे घर की तहकीकात शुरू। बस फ्रिज खोलेंगे, कहीं से वो बची पूरा रोटियां दिख गई, बस। अच्छा, मेरे से चीजें छुपाई जाती है, बस। अब अलग से फजीयत होने लगी, कहने लगे फूक डालो सब कुछ, सब कुछ बर्बाद कर डालो। अपना पेट काट काट कर मैंने एक गृहस्थी बनाई है, सब फूक डालो। कपड़े लत्तों की कोई कमी नहीं है, फिर भी नंग धड़न बाहर बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे। और अगर कुछ कहो तो कहेंगे गांधी जी भी तो ऐसे ही बैठते थे। गांधी जी तो यहाँ तक यूएस के प्रेसिडेंट से मीटिंग करने उन्हीं वस्त्रों में गए थे। आप करिए, बहस कर सकते हैं। घर में गर्मियों में 2-2 कूलर चलते हैं, लेकिन बाहर बरामदे में नंग धड़न लेटे रहेंगे। दो 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 बीन की चारपाई है, लेकिन नहीं, नंग धड़न ऐसे ही लेटे रहेंगे। कोई देखेगा तो कहेगा कि घर का नौकर होगा। अभी बिजली की बात से ही आप सहमत होंगे कि बिजली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आए दिन विज्ञापन भी आते रहते हैं कि बिजली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इस बात से तो आप लोग भी सहमत होंगे। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अगर कोई बंदा गलती से रूम में बैठा हो और पीछे अंदर बाथरूम तक जाए, सिर्फ बाथरूम तक जाए, बाथरूम कर ले, तो बत्ती बंद करके जाए। और अगर कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा हो, वो देखने जाए, तो फिर बत्ती बंद करके जाए। मतलब 1 सेकंड की बत्ती भी बर्बाद ना हो। अब अगर किसी ने, धर्मपत्नी जी ने किचन में खाना चढ़ाया, अब सब्जियां काटने के लिए बाहर आए, वो भी बत्ती बंद करके जाए। पीछे से चाहे कोई बिजली या नर ही ना आ जाए। मतलब कहने का मतलब है 1 सेकंड की बिजली बर्बाद हो, पूरे घर का मुआयना करते रहेंगे सारा दिन। जहाँ कोई बत्ती फालतू जलती देखेंगे फौरन बंद कर दो। कहीं किसी को नहीं पाया, फौरन पक्का बंद कर दो। अभी पिछले हफ्ते की बात, से मोटर चलती खुली, सर भगवान जाने किसने बिजली छोड़ी। छोड़ी तो छोड़ी थी, लेकिन पीछे पड़े तहकीकात शुरू, क्यों चली रहेगी मोटर, क्यों खुली रहेगी मोटर। पूरे हफ्ते जांच कमीशन चलता रहा घर में। खामा खा की चीजों से उलझते रहे। अभी पिछले महीने की बात है, टैंकी की सील टूट गई, पानी लीक कर रहा था। भाई मैं भी इस घर में रहता हूँ, मुझे भी पता है टैंकी की सील टूट गई, लेकिन मेरे हाथ में कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, किस्सा और बंदा हाजिर, ये देख, और टैंकी ठीक हो गई। लेकिन नहीं, बस कहीं कहीं से एक दिन विज्ञापन देख लिया मैं मिसील का, बस तो क्या, बांधी तहमत और निकल गए बाजार।
लाए एमसील का डब्बा और चढ़ गए स्कूल लेके छत पर। भगवान जाने उस दिन क्या हुआ था, स्कूल से गिरे या सीढ़ियों से आते हुए फिसले। अरे पिताजी, पिताजी, अरे पिताजी आप, पिताजी आप ठीक है? ध्यान दे नहीं है बस। अब भगवान जाने उस दिन क्या हुआ था, स्टूल से गिरे या सीढ़ियों से गिरे। 7 दिन से अस्पताल में पड़े, कूल्हे की हड्डी टूटी। डॉक्टरों का कहना है 15,000 का लटका है, 15,000 का लटका। अपने ऑफिस की क्रेडिट सोसाइटी और प्रोविडेंट फंड में लोन की एप्लीकेशन दे दी है। जो मिल जाए वही अच्छा है, और अगर नहीं मिला तो अपने बीवी के गहने बेचूंगा। और उपाय भी क्या, जाता हूँ पिताजी को देखता हूँ। यही है साहब जीवन, ऐसे ही होता है। आज बिट्टू के पापा को गए हुए पूरे 6 महीने हो गए, कुछ नहीं होता उन्हें। तो मुझे कहा हार्ट अटैक आ गया, इस बात पे बड़ा झगड़ा हुआ अस्पताल में। बिट्टू तो डॉक्टर को मारने वाला था कि अभी कुछ दिन पहले तो ठीक थे, हार्ट अटैक की तो कोई बात ही नहीं थी। और अगर हार्ट में ही बीमारी थी तो तब पिताजी का पहले हार्ट का ही ऑपरेशन करना था, उनकी टांग की हड्डी क्यों जोड़ने डॉक्टर बैठ गया? इतने में पिताजी चल गए। क्या कि झगड़े हैं, हर घर के झगड़े हैं और ये लगे रहते हैं। बिट्टू की माँ बहुत रोती रही, चिल्लाई, चीखती रही अस्पताल में, पूरा अस्पताल सर पे उठा लिया, बेहोश हो गई। पानी छिड़का, उसको शायद बेहोशी से जगाने के लिए इंजेक्शन भी दिया गया, तब जाकर उसे होश आया। तो क्या देखती है बिल्कुल पागल हो गई। पिंटू डॉक्टर को मारने दौड़ पड़ा। लोगों ने समझाया भी कि यार ये सब करके क्या फायदा, जिन्हें जाना था वो तो जा चुकी, मौत पे किसका बस चला? आप ही बताइए, किसी का चला है बस मौत पे आस्था? किसी का बस पे चला? खैर बड़ी मुश्किल से पिंटू को समझाया, पिंटू को घर लाया गया। छोड़ो मामले, फौजदारी का मामला बनेगा, क्या फायदा डॉक्टर से हाथा पाई। किसी तरीके से वो बात हुई उस दिन हॉस्पिटल में, और रोज वही। जब घर लौट के आए तो देखते हैं कि पूरे घर का माहौल ही बदल गया। अब चीजें वैसी नहीं है बिट्टू के घर, तो पूरे घर का माहौल बदल चुका है। उसकी माँ बोलती रही कई दिनों तक। बुढ़ापे में वो बुढ़ा जी से कहती थी कि भाई अब तो तुम रिटायर हो गए हो, पिंटू के बच्चों को संभालो, उसे पढ़ाओ, गो पढ़ाओ, ABCD पढ़ाओो। ये काम क्या लगे रहते हो तुम? हर वक्त घर को ठीक करने में, चटनी भूली है तो बंद करने में, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। क्या दिन गुजरते गए और टाइम ऐसा भी आया जब पिंटू अपने पिताजी की तरह होने लगा धीरे धीरे। तो बताऊंगा कैसे। धीरे धीरे एक दौर ऐसा भी आया, पिंटू वही सब करने लगा जो उसके पिताजी करते थे। शायद ऐसा हो जाता हो बाप के मरने के बाद बेटे में वो गुण आ जाए जो बाप जीते जी देखना चाहता था अपने बेटे के अंदर, वो जिम्मेदार बने, घर को देखे, घर को संभाले। वही सब काम पिंटू तो कभी जीते जी अपने पिताजी के जीते जी नहीं किया। उसकी माँ कहती भी थी कि तुम इतना दिमाग मत लगाओ, अभी दुनियादारी सीखेगा, तुम भी तो जवानी में यही सब करते थे। उसकी माँ, पिंटू की माँ उसके पिताजी को कहती रही, तुम भी तो जवानी में रात रात भर घूमते थे, तुम भी कहाँ घर आते थे टाइम पे? यही सब तो वो भी करता है। लेकिन चीजें अलग ढंग से बदल गई। चीजें पिंटू के पापा के जाने के बाद और वो ऐसी बदली कि अब तो बेचारा पिंटू के पापा बुढ़ापे में जो हरकतें करते थे पिंटू को जवानी में करते थे। जब रिटायर होके आए थे पिंटू के पिताजी, पूरा दफ्तर छोड़ने आया था, तरह तरह के उपहार, कई सारे गिफ्ट, पूरा ऑफिस घर तक आया, ढोल नगाड़ों के साथ उनका रिटायरमेंट हुआ। जब तमाम लोग घर पे जुटे, महफिल हुई, दावत हुई, बढ़िया से सब कुछ हुआ।
फिर धीरे धीरे 6 महीने गुजरे और बुढ़ा जी बदलने लगे। उन्हें लगने लगा था कि जैसे उनकी जो संतान है पिंटू, वो नालायक है, उसके पास कोई हुनर नहीं है। पिंटू अपने में खोया रहता, अपनी पत्नी के साथ ये सब चलता रहा। बुढ़िया ने उन्हें समझाया भी कि तुम ज़्यादा चिंता फिक्र मत करो, सारे ही लोग ऐसे ही होते हैं, सारे ही बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन बुढ़ा जी को कुछ और नजर आता, वो पिंटू को कुछ और देखना चाहते हैं। शायद वो अपने सपने उस बच्चे के अंदर भर रहे थे। ये चाहते थे कि बच्चा बाकी समाज की तरह जो सफल लड़के उन्हें दिखते हैं वैसा नहीं, पिंटू अपने बता रहे। रिटायरमेंट के बाद बुढ़ा जी जब आए तो वो बाजार गए और सबसे पहले जानते क्या खरीद के लाए थे? 1 किलो बादाम और गांधी आश्रम से शहद। कहते थे कि मैं सुबह बादाम को रखूंगा, शहद पिलाऊंगा और शहद खाऊंगा, उसको दूध देगा। तो उन्हें अपनी स्वास्थ्य की चिंता तो थी, इसी बात पर झगड़ा भी हुआ भाई अगर उनको हार्ट अटैक की दिक्कत होती या हार्ट की कोई बीमारी होती पहले से, तो जिस डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराते थे वो बताता कि भाई इनकी तो सीधे से कहीं दिक्कत आ सकती है, कभी भी इनका हार्ट फेल हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उनके चल बसने की कहानी सिर्फ पिंटू की माँ, पिंटू के पिताजी के जाने की वजह सिर्फ पिंटू की माँ को पड़ी। ना वो चोट लगने से मरे, ना उन्हें कोई हार्ट अटैक। असल में उनकी मौत महंगाई की वजह से। जिस घर में पहले ब्रेड, ऑमलेट, जैम, ये सब चीजें नाश्ते से ही शुरू हो जाती थी, उस घर में अचानक से नमक वाली पूरियां बनने लगी। मैंने कहा ना, पिंटू के पिताजी की मौत केवल पिंटू की माँ जानती थी कि वो महंगाई की वजह से मारी गई। न उन्हें हार्ट अटैक आया, न उनकी टांग। पिंटू भी धीरे धीरे अपने पिताजी के कदम से कदम पर ही चले। वो ऑफिस से अब घर आ जाता है, आटा चक्की से भी आटा मिलाने लगा, मिल का आटा लेके आने लगा, घर के सारे काम करता है, तमाम काम। सब्जी लेने जाता है, दूध भी बढ़िया ले आता है। जितना उसने अपने पिताजी को देखा जिम्मेदारी के नाम, वही सब पिंटू ने ओढ़ लिया। उसका जीवन अब पिताजी की प्रतिछाया बन गया था। पिंटू के पिताजी रिटायरमेंट के बाद जिस तरह की हरकतें की वो पिंटू ने अपनी जवानी में कर दी। पूरा पहिया घूम गया था जीवन का, मानो एक पूरा दौर वापस से लौट के आ गया। जीवन में उसके पिता का जीवन बदल, 2 जीवन एक साथ वक्त के बाद एक जैसे दिखाई देते हैं। माँ का तो बेचारी का रो रो के बुरा हाल, उसको कभी समझ नहीं आया कि मेरे बेटे को आके वो क्या मेरा बेटा इस तरीके के हरकतें क्यों कर रहे हैं। खैर ये सब होता है, यही संक्रमण है, जीवन का संक्रमण से जीवन जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि देवता थोड़ा सा दया दिखाए और उसके जीवन में दया। शुक्रिया। ये था नाटक संक्रमण। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से बाप तेरा से बाप बारह वहाँ तेरा बच्चा बढ़िया, फिर अगला पिंटू भी तेरे बढ़िया। मतलब तेरे जैसा बुढ़ापा यहाँ तो आज से सोचना समझना ज़्यादा कुछ चाहता नहीं, ज़्यादा हो गया। मतलब ये था नाटक, थोड़ा विचारशील नाटक था। मैं पहले बोला था तो सचो भाई कॉमेडी नाटक नहीं है, पर सोचने वाली बातचीत है। आज से देखते रहे आगे पीछे असर आस पास सारी ये चीज़ें घटित हुई। असर बाप तेरे बने वो नलका छाट तेरा खुला आप इतनी बैठा पीछे तेरा बिल ज़्यादा आई गया। सेम डिक्टो जो आज सके घटित हुआ से इस नाटक अंदर था।
और ये नाटक डायरेक्ट किया था अनूप गोसाई। बाकी मैं ना चाह भैया बाकी टीम आके अपना परिचय करें। मेरा नाम हनी आहूजा है। मैंने पुत्र की भूमिका निभाने की कोशिश की। मैं गौरव नौडियाल हूँ और मैं सूत्रधार के रूप में आपके सामने आया हूँ। मैं अनूप गोसाई। भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि दूसरी बार हम लोग यहाँ आए हैं, दूसरी बार मौका मिला और हमारे अंदर बड़ी एक्साइटमेंट होती है। दीप कहता है यार प्रोग्राम में, मैंने कहा दीप बुला रहा है, आ रहे हैं हम लोग। अब तो ऐसा भी नहीं है कि वो बुलाए हम आए, हमें पता है कि डेट आ गई, हम तो आ रहे हैं। मजेदार अनुभव था। गांव के बीच में थिएटर हो रहा है, विलेज थिएटर का एक कॉन्सेप्ट जो दीप भाई लेके आए हैं, ये बहुत शानदार है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि उत्तराखंड के गाँव में भी इस तरीके की चीज़ें हों, गाँव के लोगों के पास आर्ट फॉर्म जाए, उसके मार्फत अगर गांव के लोग भी अपनी आर्ट फॉर्म को लेके कहीं आते हैं अपने ही गांव के मंचों पे, तो हमारे गांव में एक नए किस्म का माहौल बनेगा। जो खालीपन हमारे जीवन में आया है, अब तो सब लोग मैं देखता हूँ 7-7 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल पे ही रील बनाने में व्यस्त है। खैर वो भी एक दौर है, लेकिन अगर इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट जिस पे यहाँ पे काम हो रहा है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और उसके लिए तो दीप भाई आप बहुत, हम लोग आपके आभारी, आपने हमें अनुभव दिया इस किस्म के कार्यक्रम में। शुक्रिया। बस आशेदा हर साल धन्यवाद दूसरा। बाकी नाटक थोड़ा स्लो था तो सो पता, क्योंकि आज से थोड़ा फास्ट है। ये भी मैं एक गुजारिश करना चाह भाई, आशा